हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पर पूरा मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। तो अब ये एक्सपेरिमेंट एयर में नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 उस मीडियम में हो रहा है। अ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज फॉलिंग ऑन द स्लिट्स हैविंग 0.45 मिलीमीटर सेपरेशन। तो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, स्मॉल डी, उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, 0.45 मिलीमीटर। लोअर स्लिट S2 इज कवर्ड बाय थिन ग्लास शीट ऑफ थिकनेस दिस। तो शीट की थिकनेस है 10.4 म्यू मीटर माइक्रोमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको लिख देते हैं म्यू टी, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5। ओके, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स आर शोन। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वाली 1.5 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज विद 0 पार्ट डिफरेंस ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमें बात करनी है कि 0 पार्ट डिफरेंस वाला ब्राइट फ्रिंज हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, और टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए किसी भी पॉइंट P पे अगर मैं लिखूं पार्ट डिफरेंस तो वो कितना हो जाएगा, इसका पार्ट डिफरेंस देखिए यहाँ से, और ये वाली रेज जब यहाँ से जाएगी, ठीक है, तो चेंज इन P मतलब टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P। ठीक है, अब S2P माइनस S1P कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, अगर ये बीच में स्लैब ना होती, यहाँ पर मतलब थिन फिल्म ना होती, तो क्या होता, यहाँ पे D साइन थीटा होता। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो D साइन थीटा होता पार्ट डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाली थिकनेस और ऐड हो गई है, तो इस वाली थिकनेस की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू टी डिवाइड बाय म्यू जो मीडियम का है -1 टाइम्स जो थिकनेस है स्लैब की। क्यों आया है ये, क्योंकि देखिए जब ये मान लीजिए स्लैब नहीं थी, तब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ S2, इसको P डैश बोल देता हूँ पॉइंट को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब ये स्लैब नहीं थी तब चेंज इन P अगर मैं किसी P डैश पॉइंट पे लिखता तो कितना हो जाता S2P डैश माइनस S1P डैश, और वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती, D साइन थीटा के। ठीक है, तो नॉर्मल पार्ट डिफरेंस है। तो इसमें क्या था, S2P माइनस S1P में ये वाली डिस्टेंस भी कवर हो रही थी जो कि इसकी स्लैब की थिकनेस है। ठीक है, तो अब अगर ये स्लैब रखी हुई है यहाँ पे, तो अब चेंज इन पाथ कितना हो जाएगा, मतलब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये इसको P डैश बोल देते हैं। अब ये वैल्यू आएगी S2P माइनस S1P। ठीक है, और इसमें ये वाली जो थिकनेस है ये 2 बार ऐड हो रही है, तो 2 बार कंसीडर नहीं करना है इसको, तो एक बार कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए जो S2P माइनस S1P था इनिशियली, अगर ये थिकनेस नहीं होती यहाँ पे, तो S2P डैश माइनस S1P डैश। ठीक है, यहाँ पे P डैश का पॉइंट क्या है, यहाँ पे P डैश पॉइंट P ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्लैब रख के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो S2P माइनस S1P, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी D साइन थीटा। ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाला है कब, जब ये यहाँ पे थिन स्लैब नहीं होती, थिन फिल्म नहीं होती। ठीक है, तब D साइन थीटा होता सिर्फ, और उसमें ये वाली थिकनेस भी कवर कर चुका है ये। ठीक है, ये वाली थिकनेस भी ट्रेवल कर चुका है उस वाले मीडियम में ही, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 4/3। लेकिन अब हमने 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम रख दिया है, तो उसमें कितना कवर करेगा, देखिए उसमें जो टी थी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड स्लो हो जाती है किसी और मीडियम में जाते ही, किसी डेंसर मीडियम में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो म्यू टाइम्स टी ये एक्स्ट्रा बात कवर करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें हमने टी थिकनेस कवर कर ली थी, इसमें वापस से कवर कर ली, तो इसमें से हमें एक बार माइनस करनी पड़ेगी टी थिकनेस। ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस इसने अभी कवर की है, जब यहाँ पे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम रख दिया गया है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसने रिलेटिवली कितनी स्पीड से ट्रेवल की है वो हमें देखना है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे म्यू जो आएगा वो रिलेटिव आएगा, तो म्यू आर लिख देते हैं इसको, और म्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू ऑफ जो हमने यहाँ पे थिन फिल्म रखी है। ठीक है, तो फिल्म डिवाइड बाय जो म्यू है मीडियम का। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा D साइन थीटा माइनस टी प्लस
म्यू एफ अपॉन मतलब म्यू फिल्म अपॉन म्यू मीडियम टाइम्स जो इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, जहाँ पर भी सेंट्रल मैक्सिमम लाई करेगा वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा तभी वो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो डी साइन थीटा माइनस टी प्लस म्यू एफ अपॉन म्यू एम टाइम्स टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी साइन थीटा इक्वल्स कितना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी माइनस म्यू एफ अपॉन म्यू मीडियम टाइम्स टी, और टी यहाँ से बाहर निकाल लिया, 1 माइनस म्यू एफ की वैल्यू कितनी थी 3/2 मतलब कि 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी थी 4/3, तो यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस 9/8, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस t/8। तो ये डी साइन थीटा हो गया, ओके। अब यहाँ से अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा से इक्वेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और थीटा को टेन थीटा से, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जिस पॉइंट पे हमें मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग y बोल देते हैं, तो y डिवाइडेड बाय जो ये डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, टेन थीटा टाइम्स d इक्वल्स माइनस t/8, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, y डिवाइड बाई d टाइम्स स्मॉल d इक्वल्स t/8 लेकिन माइनस के साथ। तो यहाँ पे y इक्वल्स माइनस t/8 टाइम्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, y की वैल्यू निकालनी थी हमें तो वो वैल्यू आ गई, तो ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी 10.4 म्यू मीटर, तो 10.4 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स d की वैल्यू कितनी थी 1.5 डिवाइड बाय 8 टाइम्स स्मॉल d की वैल्यू कितनी थी वो भी देख लेते हैं, 0.45 मिलीमीटर, तो 0.45 टाइम्स 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस 13/3, सॉरी 13.3 नहीं 13/3, किस में मिलीमीटर्स में, तो ये मिलीमीटर में हो गया, ठीक है। माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाई कर रही है y की वैल्यू ये किस तरफ है, O के नीचे, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमम आएगा वो यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट है, फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट रिलेटिव टू द मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी पूछी है, तो यहाँ पर O पर जितनी इंटेंसिटी होगी उसकी इंटेंसिटी पूछी है, किसके रिलेटिव, मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी के। तो मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 13/3 पे जो आएगी, तो अब हमें O पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, O पॉइंट पर हमें पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट P पर वो क्या हो जाती है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, ठीक है। फाई क्या है, पार्ट डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस आया, पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस उस पॉइंट P पर, ठीक है। तो हमें O की बात करनी है, O की बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, IO इज इक्वल टू, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है और दोनों की इंटेंसिटी को I मानते हैं सोर्सेज की, ठीक है। तो I प्लस 2 रूट I टाइम्स I टाइम्स कॉस फाई एट O, और फाई एट O निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा O पे, तो पार्ट डिफरेंस एट O कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे S2O माइनस S1O, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको, S2O माइनस S1O को, यहाँ पर ये इसमें देखिए कौन कौन सा पाथ का डिफरेंस आ रहा है, तो जब ये यहाँ पर स्लैब नहीं होती, मतलब ये थिन फिल्म नहीं होती, तब यहाँ पर ये दोनों पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं और O पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो किसकी वजह से आ गया, स्लैब की वजह से। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा टोटल वो सिर्फ स्लैब की वजह से होगा, और जो कि कितना निकाला था हमने स्लैब की वजह से, म्यू टी अपॉन म्यू एम माइनस 1 या फिर म्यू एफ अपॉन म्यू एम माइनस 1 टाइम्स टी, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टर्म होगा डी साइन थीटा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 है O पॉइंट के लिए, ठीक है। और थीटा को फाई के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ऑन द स्क्रीन, लेकिन फाई क्या है, उस पॉइंट पर फेज डिफरेंस बता रहा है उन दोनों सोर्सेज के बीच में, ठीक है। तो S2O माइनस S1O जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
म्यू एफ अपॉन मतलब म्यू फिल्म अपॉन म्यू मीडियम -1 टाइम्स टी जो थिकनेस है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये था 3/2 डिवाइड बाय 4/3 -1 टाइम्स टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 10.4 म्यू मीटर, तो 10.4 टाइम्स 10⁻⁶, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/8, क्योंकि यहाँ से 9/8 आया था, 9/8 -1 दैट इज 1/8 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स 10.4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 13 टाइम्स 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस हो गया इस पॉइंट ओ पे। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन फाई अपॉन 2 इक्वल टू चेंज इन पी एट ओ डिवाइड बाय यहाँ पे कितना लैम्डा, ठीक है। और ये चेंज इन फाई एट ओ पूछा है, तो चेंज इन फाई एट ओ कितना हो जाएगा, चेंज इन पी कितना है 13 टाइम्स 10⁻⁷ टाइम्स 2 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गिवन है, देखिए लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 600 टाइम्स 10⁻⁹, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन फाई एट ओ इक्वल्स 13/3 टाइम्स पाई, तो 13 π/3 आ गया, ये चेंज इन फाई एट ओ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू एट ओ, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i + 2i cos फाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2i को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + cos फाई, ठीक है। और आई मैक्स की अगर बात करें जो सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 2i + 2i cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना था 0, तो सेंट्रल मैक्सिमम पे फेज डिफरेंस 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू 4i, ठीक है। अब 4i की रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है, तो आई नॉट कितना हो जाएगा, मतलब आई एट ओ इक्वल टू 2i 1 + cos फाई को क्या लिख सकते हैं ट्वाइस cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस cos स्क्वायर 5/2 मतलब कि 13 π/6, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 4i टाइम्स cos स्क्वायर 13 π/6, ओके। अब 4i जो थी वो इंटेंसिटी किसकी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी थी, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल टू आई मैक्स टाइम्स cos स्क्वायर 13 π/6, तो इसको लिख सकते हैं कैसे 13 π/6 को cos 2π + π/6 का स्क्वायर, 2π + π/6 कितना होता है यहाँ पे cos π/6, और cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो आई मैक्स टाइम्स 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो आई नॉट की वैल्यू मतलब आई एट ओ कितना हो जाएगा, आई एट ओ अपॉन आई मैक्सिमम इक्वल टू 3/4, तो यही हमें निकालना था। ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। नाउ इफ 600 नैनोमीटर लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट ऑफ रेंज 400 to 700 नैनोमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट फॉर्म मैक्सिमा एग्जैक्टली एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ पर अब क्या बनवाना है, मैक्सिमा बनवाना है। तो पॉइंट ओ पर जो फेज डिफरेंस निकाला था उसकी वैल्यू कितनी थी वो देखते हैं यहाँ से। वो यहाँ पे निकाला था पॉइंट ओ पर t/8 होना चाहिए फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से निकाली थी वैल्यू, और इसके लिए भी निकाली थी फाई के लिए, जब हम फाई की वैल्यू निकाल रहे थे तब देखिए ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, ये t था, ये वाली वैल्यू आई थी 1/8, तो t/8 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो पॉइंट ओ है उस पर जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, चेंज इन p एट o t/8। अब ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए इक्वल n टाइम्स लैम्डा के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमम बनवाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम बनवाना है तो n टाइम्स लैम्डा होनी चाहिए, हमें पता है कंडीशन होती है, ठीक है। और सॉरी सेंट्रल मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम बनवाना है यहाँ पे, इसलिए n लैम्डा होनी चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है 0, तो t/8 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली t/8 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो n लैम्डा इक्वल्स t/8 की वैल्यू कितनी थी 10.4 म्यू मीटर था ये, तो 10.4 टाइम्स 10⁻⁶ डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू कितना था ये 1300 नैनोमीटर आ जाएगा। तो n लैम्डा 1300 नैनोमीटर के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे लैम्डा की रेंज कितनी दे रखी है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से लैम्डा निकाल के, लैम्डा इक्वल्स 1300 नैनोमीटर बाय n,
ठीक है, ये n नैनो के इक्वल नहीं है, ये n है इंटीजर, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 पे 1300 आएगा। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तब लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 नैनोमीटर। ठीक है, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तब लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 433.33 नैनोमीटर। ठीक है, और जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी तब लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 325 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रेंज क्या गिवन थी, 400 से 700, तो लेमडा बिलोंग टू 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन था, तो इस रेंज में जितनी वैल्यूज आ रही हैं लेमडा की वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बाकी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 650 एक्सेप्टेबल है, 433 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों वेवलेंथ हो सकती हैं इसकी, और 325 नहीं हो सकती। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। Hello, we are given the question, and the question say a coherent parallel beam of microwaves of wavelength lambda equals to 0.5 millimeter falls on a Young's double slit apparatus. The separation between the slits is 1 millimeter. The intensity of microwave is measured on the screen placed parallel to the plane of slits at a distance 1 meter from it. If the incident beam falls normally on the double slit apparatus, find the order of interference minima on the screen, right? So how many interference occurs? So what we can say is, let's take a point P here, right? So that makes angle theta, right, from this way. So when theta is equal to approximately equal to 90 degree, right, when that point becomes very far, right, that becomes almost 90 degree, at that time that would be the last minimum occurring on the screen, right? So that is why we take theta to be 90 degree. It's not the incident angle, right? It's the angle from this point till the last minimum, right? That is the angle. So when that becomes 90 degree, since we have a formula that is the part difference here would be equal to, this would be equal to d sine theta. How? Because this is theta, right? From the figure, from the geometry, this is theta, right? So according to that, according to trigonometry formula, this would be d sine theta. So d sine theta would be equal to, the part difference for minima is 2n minus 1 lambda by 2, right? From where n is equal to 1 and so on, right? 1, 2 and so on. So now if we have this, right, since we are putting theta to be 90 degree, d is given as 1 millimeter. So 1 into 10 to the power minus 3 into sine 90, that is 1. That would be equal to 2n minus 1 lambda, that is 0.5 millimeter, 0.5 into 10 to the power minus 3 by 2, correct? So from here 2n minus 1 would be equal to 4. So from here n is equal to 2.5. So only 2.5. So 0.5 minima cannot occur. So the maximum number of n would be equal to 2, right? And minimas would be occurring on either side of the central maxima, right? So on upper side there would be 2 and on lower side there would be 2. This is central maxima. Then maxima would be here, right? Like this. So these are not the pattern, but the like the consecutive version of fringes, right? So there would be 2 upper maxima. So the total maxima, total minima. We want to find minima, right? So the total minima that would be occurring is this 2 plus this 2 on either side. So total 4 are occurring, right? So our answer would be total 6, total 8. No, only the first order. No, only the first order and second order minima are possible. So option B is our answer. Thank you. In Young's experiment, the upper slit is covered by thin glass plate.
ஒரு கிளாஸ் பிளேட் எடுத்துக்கிறாங்க, அதோட அப்பர் ஸ்லிட் வந்து மேலே கவர்ட் ஆயிருக்கு, தென் அதோட லோயர் ஸ்லிட் வந்து இன்னொரு கிளாஸில் கவர்ட் ஆயிருக்கு. அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1.4ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. But having refractive index interference pattern is observed in above light of wavelength. Wavelength எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா 5400 ஆம்ஸ்ட்ராங்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then the central maximum value வந்து n is equal to 0ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் இன்சர்ட் நவ் ஹேஸ் 3/4. இதோட ஒரிஜினல் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3/4ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைண்ட் த கேல்குலேட் தி திக்னஸ் ஆஃப் கிளாஸ் பிளேட். இந்த கிளாஸ் பிளேட்டோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கிவன் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ கிவனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பிடியோட வேல்யூ எழுதிக்கிறோம். ஸோ பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு n-1 இன்டூ டி, mu2 minus 1 into t minus mu1 minus 1 into t. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறோம். சால்வ் பண்ணும்போது +1 -1 கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ரிமைண்டிங் c2 minus mu1 into t அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு. தென் இப்போது இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸை, மியூவோட வேல்யூஸை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். mu1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1.7ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் mu2 அதோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1.4ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். mu2ஓட வேல்யூ 1.4 minus 1.7 into t is equal to minus 0.3t அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு. தென் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஐயோட வேல்யூ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ராக்டிவ் I is equal to 3/y into I0. தென் அடுத்து வர போகிற ஃபார்முலாவில் இந்த I வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ I is equal to I0 cos squared pi/2 அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம். இந்த ஃபார்முலாவில் ஐயோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 3/y I0 is equal to I0 cos squared pi/2 அப்படின்னு சொல்கிறோம். I0 கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ஃபார்முலாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு கடைசியாக என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா cos pi 3/2 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இதோட டேஞ்சன்ட் வேல்யூ என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா pi/3 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. cos 3/2ஓட டேஞ்சன்ட் வேல்யூ என்னன்னா pi/3. ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுனா பாத் ஷிஃப்ட், கொஷினில் பாத் ஷிஃப்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பாத் ஷிஃப்ட் λ/2 இன்ட்டு pi/3 இஸ் ஈக்குவல் டு λ/6 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. தென் இப்போது n lambda is equal to 5 lambda plus lambda/6. இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். 5 lambda plus lambda/6 சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது we get 31 lambda/6ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ லாம்டாவோட வேல்யூவை இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ t is equal to 31 divided by 6 into 0.3 into lambda அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இந்த இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா 9.3 into 10⁻⁻6 m. ஸோ இந்த 6m நம்ம μm சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதோட SI யூனிட்டை எழுதும்போது ஸோ 9.3 into 10⁻⁻6 m can be calculated into 9.3 μm. ஸோ இப்போ டீயோட வேல்யூ என்னன்னு கிடச்சிருக்குன்னா 9.3 μm. थैंक यू. आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमें एक यंग्स एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें दिया है. एक रेड लाइट का सोर्स है जिसकी वेवलेंथ है 7 × 10⁻⁻7 मीटर और हमें क्या दिया है उसमें एक थिन ग्लास प्लेट है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और उसकी जो वेवलेंथ है वो हम पुट कर रहे हैं एक पाथ पर जिसके इंटरफेरेंसिंग बीम है और उससे क्या करते हैं जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है जो कि शिफ्ट हो रही है 10⁻³ मीटर और हम देख रहे हैं कि जो उसकी जो प्रीवियस पोजीशन है जो कि ऑक्यूपाइड कर रही है 5th ब्राइट फ्रिंज और हमें इसमें फाइंड करना है थिकनेस ऑफ प्लेट और हमें देखना है कि जो हमें सोर्स दिया है जो कि चेंज हो रहा है ग्रीन लाइट में और उसकी जो वेवलेंथ है वो है 5 × 10⁻⁻7 मीटर और हमें जो दिया है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है जो कि शिफ्ट हो रही है उसकी इनिशियल पोजीशन पे जो कि ऑक्यूपाइड कर रहा है 6th ब्राइट फ्रिंज जो कि
रेड लाइट है, और हमें इसमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि ग्रीन लाइट की है। और हमें देखना है, हमें ये दिया है जो कि ये हमारी स्लिट 1 है और ये हमारी स्लिट 2 है, और जो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा डी साइन थीटा है, और ये जो हमारा ये है ये हमारा 30 डिग्री एंगल है जो कि ये, और ये हमें थीटा दिया है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, और ये भी हमारा थीटा दिया है, और ये भी हमारा थीटा है जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो रहा है, और ये है जो हमें 90 डिग्री दिया है। और हमारा जो पॉइंट है जिसे हमने P1 माना है जो कि हमारा रेड लाइट और ब्लू लाइट के लिए है, ग्रीन लाइट के लिए है, और जो कि है ये हमारा इनिशियल सोर्स P है। और जो हमारा जो मानते हैं कि O से लेके जो P का जो डिस्टेंस है वो हमने y0 माना है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो कि ये जो P पॉइंट है ये हमारा पाथ डिफरेंस पॉइंट है। आइए हम देखते हैं पाथ डिफरेंस पॉइंट P इक्वल्स टू S2P माइनस S1P माइनस T प्लस म्यू T, जो कि हमें दिया है S2P माइनस S1P माइनस म्यू T माइनस 1 इंटू T इक्वल्स टू XD अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू T इफ पॉइंट P इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो कि हमें दिया है इसने XD अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू T इक्वल्स टू 0। हमारा X आया म्यू माइनस 1 T कैपिटल D y D, जो कि है हमारा इफ देयर वेयर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, जो कि है x इक्वल्स टू 5 बीटा, जो कि हमने इक्वेशन माना है 2। और हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो कि हमें दिया है। आइए देखते हैं जो 5 बीटा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टी डी वाई स्मॉल डी, जो ये हमारा है ये स्मॉल डी है 5 लैम्डा आर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आइए हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि टी 5 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 1.5 माइनस 1 implies that t इक्वल्स टू 7 म्यू एम। जो हमारी थिकनेस है वो आई हमारी 7 म्यू एम। आइए हम देखते हैं जो कि है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट के लिए, जो कि है x इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी वाई स्मॉल डी 6 बीटा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और हमें देखना है कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 6 जो कि लैम्डा है वो ग्रीन लाइट का है स्मॉल डी अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी वाई स्मॉल डी implies that म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, जो कि हमारी म्यू की जो वैल्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो आई 1.6। और आइए हम ये देखते हैं कि हमें जो चेंज हो रही है फ्रिंज विथ वो क्या होगी।
चेंज इन फ्रिंज विथ जो कि है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी जो कि इक्वेशन 1, और डेल्टा बीटा इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो कि हमने इक्वेशन मानी सेकंड। और हम देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, जो कि हमें इन्हें इक्वेट करने के बाद आया हमारा लैम्डा और डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जो कि हमने इक्वेशन 3 मानी। और हम देखते हैं इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो कि है डेल्टा बीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -7 -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू बीटा अपॉन लैम्डा रेड लाइट के लिए जो कि हम पुट कर रहे हैं बीटा की वैल्यू x/5 जो कि है हमारी 10 टू द पावर -3 अपॉन 5 मीटर। डेल्टा बीटा इक्वल्स टू -2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -7 implies that delta v equals to -0.4 upon 7 into 10 to the power -3 meter. Delta beta equals to 0.4 upon 7 mm जो कि डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा डेल्टा वी है। हमारे तीनों ऑप्शन आ गए। हमने थिकनेस निकाली जो कि हमारी थिकनेस आई थी वो आई थी 0.7 म्यू एम 7 म्यू एम आई थी। और जो हमारा म्यू आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था म्यू इक्वल्स टू 1.6 आई थी। और जो हमारी डेल्टा वी आया है जो कि फ्रिंज की विड्थ है वो हमारी आई है 0.4 अपॉन 7 और जो कि डिक्रीज हो रही है। और यही हमारे आंसर हैं इस क्वेश्चंस के। Hello everyone, question a Young's double slit apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.33. It has slit separation of 1 millimeter and distance between the plates of slit and screen is 1.3 millimeter. The slits are illuminated by the parallel beam of light whose wavelength in air is 6300 angstrom. One of the slit of the apparatus is covered with a thin glass sheet of refractive index 1.33. Find the smallest thickness of the sheet to bring the adjacent minimum on the axis. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ smallest thickness ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਕਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਿਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ μ -1 × t। μ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ μ -1 × t। ਅਗਰ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ λ-2 ਕਿਉਂਕਿ λ- ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਮਡਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ λ/μ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਦੇ 63 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻10 ਤੇ ਜਿਹੜਾ μ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.38। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਾਥ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ μg ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ μg ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1.53 -1 into thickness t is equals to λ' ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6300 into 10⁻⁻10 ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ 1.38 into ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2। ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ t ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤਾਂ ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 6300 into 10 raised to power minus 10 into ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ 1.38 into 2 ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.53 ਮਾਈਨਸ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 1.53 ਮਾਈਨਸ 1.33 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1.575 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ